नमस्कार प्यारे बच्चों, हम लोग वर्ग 8 का सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं और इसके तहत भूगोल में हम हमारे संसाधन नामक पुस्तक को पढ़ रहे हैं। हमारे संसाधन का यह पहला अध्याय है और अध्याय का नाम भी है संसाधन। इसके पूर्व हम लोग वीडियो 1 में संसाधन के बारे में जान चुके हैं और यह इसकी दूसरी वीडियो है। और आइए अब हम आगे प्राकृतिक संसाधन के प्रकार को विस्तार से समझेंगे। तो जैसा पूर्व के वीडियो में भी मैंने बताया बच्चों कि संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मनुष्य खुद यानी कि मानव संसाधन। तो बच्चों यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन को भी कई वर्गों में बांटा गया है, उसको भी हम देख लेते हैं, फिर आगे हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है प्राकृतिक संसाधन, उसमें सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। और उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार है, अजैव संसाधन, जैव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के तहत ही विकास और उपयोग के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत ही उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 3 भाग में बांटा गया है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय एवं चक्रीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत ही वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 2 भाग में बांटा गया है, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। तो आइए अब हम लोग प्राकृतिक संसाधन के विभिन्न रूपों को समझते हैं। बच्चों वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान या जिसको भी आप मानते हैं शक्ति के रूप में, उसके द्वारा दिया गया जो साधन है, जिसे हम प्रकृति भी कहते हैं, लाए जाते हैं। बच्चों वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के, बिना अधिक सुधार के हम लोग उपयोग में लाते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे नदियों और झीलों का जल, मृदा जिसमें खेती होता है, ऊपरी मिट्टी, खनिज, लोहा, वन, जंगल और वायु, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के संसाधन सीधे उपयोग में लाए जा सकते हैं, बिना संशोधन के, बिना सुधार के सीधे उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधनों का अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों एवं प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है या हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार विभिन्न समूहों में वर्गीकृत यानी कि बांटा जा सकता है। तो जैसे पूर्व के पेज में हम लोगों ने देखा कि विकास और उपयोग के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। तो आगे हम समझेंगे कि वास्तविक संसाधन किसे कहेंगे और संभाव्य संसाधन किसे कहेंगे। यहाँ बच्चों चित्र 1.1 में आप देख रहे हैं कि पनबिजली संयंत्र लगा हुआ है और यहाँ पनबिजली पैदा किया जा रहा है। और चित्र 1.2 में आप पुस्तक में देखिएगा, कोयला खदान का चित्र है। अब चलिए वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं। वैसे संसाधन वास्तविक संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, हमें पता है कि ये संसाधन कितना है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है, अभी उसका उपयोग हो रहा है। पश्चिमी एशिया में खनिज तेल इसका उदाहरण है। महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी,
झारखंड में कोयला, बॉक्साइट, ये सभी वास्तविक संसाधन हैं। इनकी मात्रा भी हमें ज्ञात है और वर्तमान में इनका उपयोग भी हो रहा है, इसलिए ये वास्तविक संसाधन है। अब देखिए, संभाव्य संसाधन किसे कहेंगे? वैसे संसाधन संभाव्य होते हैं जिनकी मात्रा हमें ज्ञात नहीं है, हमें नहीं पता है कि ये कितनी मात्रा में है, और जिनका उपयोग भी वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में इनका उपयोग हो सकता है। वर्तमान में प्रौद्योगिकी का स्तर संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। अभी हम लोग वो तकनीक नहीं सीख सके हैं जिससे इन संसाधनों का उपयोग कर सकें। सिर्फ पता है कि ये संसाधन है, लेकिन कितना है, कैसे उपयोग में लाया जाए, ये अभी हमारी समझ नहीं बनी है। अब इसका उदाहरण देखिए, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम एवं केरल के तटीय रेत में, बालू में पाया जाने वाला मोनाजाइट, ये दोनों संभाव्य संसाधन के उदाहरण हैं। बच्चों देखिए, यहाँ एक और क्रियाकलाप, आपको एक और काम दिया जा रहा है। चिन्हित करें जिनका वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। आपको बताना है कि इससे व्यापार करके लाभ नहीं कमाया जा सकता है। एक नंबर है कृषि भूमि, 2 है लोकगीत, तीसरा है दादी माँ की कहानी, चौथा है पापा मम्मी का प्यार, 5वां कोयला, 6ठा सोना, 7वां चिकित्सा ज्ञान, 8वां बुद्धि। तो बच्चों, आपको इसका उत्तर यहाँ नहीं बताया जा रहा है। आप सोचिएगा कि इसमें किसका वाणिज्यिक मूल्य है, मतलब किसका व्यापार किया जा सकता है, किससे रुपये पैसे कमाए जा सकते हैं और किससे नहीं कमाए जा सकते हैं। तो जिससे कमाया जा सकता है उसको आपको चिन्हित करना है या कॉपी में लिखना है। बच्चों, यहाँ जानने योग्य बातें आपकी पुस्तक में दी गई है कि संसाधन का भंडार, उपयोग के लिए उपलब्ध संसाधन की मात्रा को उसका भंडार कहते हैं। मतलब भंडार किसे कहते हैं? तो उपयोग के लिए उपलब्ध जो संसाधन की मात्रा अभी उपलब्ध है उसको हम भंडार कहते हैं। घरों में भी हम अनाज भंडार करके रखते हैं, भंडारण करते हैं, और वस्तु का भी भंडार मतलब एक जगह जमा करके रखा जाता है। तो संसाधन भी अगर एक जगह जमा कर किया हुआ है, एक जगह में जमा है, तो हम उसे संसाधन का भंडार कहते हैं। बच्चों, 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवनें, मतलब हवा, एक संभाव्य संसाधन थी, किंतु आज ये वास्तविक संसाधन है। कैसे? 200 वर्ष पूर्व हमें पता नहीं था कि हम इस हवा का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्ञान था कि हवा का उपयोग हम ऊर्जा बनाने में किया जा सकता है, लेकिन कैसे किया जा सकता है इसका ज्ञान नहीं था। तो 200 वर्ष के बाद अंतराल में ये ज्ञान हुआ, पवन चक्की बनाई गई और आज हम पवन से बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, संसाधन के रूप में इसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये जो संभाव्य संसाधन थे, आज ये वास्तविक संसाधन बन गई है। बच्चों, ऐसे ही कुछ अन्य संभाव्य संसाधन आपको पता लगाना है, अपने शिक्षक से पूछना है, अपने माता पिता अगर जानते हैं तो उनसे पूछना है, और इंटरनेट में भी ढूंढना है। अब चलिए ख नंबर देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक है अजैव संसाधन और दूसरा जैव संसाधन। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं, अजैव जिसमें जीव नहीं है, जैसे मृदा, चट्टान, हवा, जल आदि। जबकि जैव संसाधन सजीव वस्तुओं से उत्पन्न होता है, जैसे पौधा, जंतु और मानव से। स्पष्ट है बच्चों? निर्जीव से उत्पन्न होने वाला संसाधन अजैव है और सजीव से उत्पन्न होने वाला संसाधन जैव संसाधन है। अब ग नंबर देखिए, उपयोग के आधार पर 3 प्रकार का संसाधन होता है, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन और चक्रीय संसाधन। तो आइए समझते हैं नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे। वैसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं
जिनका शीघ्रता से नवीकरण हो, मतलब वो खत्म हो जाए तो फिर से बना लिया जाए, फिर से उसको हम तैयार कर लें, अर्थात उनका दोबारा उपयोग किया जाता है। इनमें से कुछ जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये बनते ही रहते हैं, बार बार इनको हम पवन से, सौर से, बार बार सूर्य के धूप से बार बार बना सकते हैं। तो ये हो गया नवीकरणीय। इनमें से कुछ सौर एवं पवन ऊर्जा असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। जल, मृदा और वन जैसे नवीकरणीय संसाधनों का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडारण को प्रभावित कर सकता है। बच्चों, जैसा कि जानते हैं जल ये समाप्त होने वाला है। मृदा जो हमारे खेती के लिए उपयोगी है, ऊपर की मिट्टी, और वन अगर हम बिना सोचे समझे बेतहाशा इनका उपयोग करें और उपयोग से ज़्यादा बर्बाद करें तो ये हमारे लिए आने वाले समय में समस्या खड़ा कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। नवीकरणीय तो है लेकिन असीमित है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। बच्चों, जैसे कि हम लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं, जल चक्र के द्वारा वो बार बार पृथ्वी पर आता है और वायुमंडल में जाता है, लेकिन जो जल जीव जंतुओं और मनुष्य के लिए उपयोगी है वो बहुत ही कम है, 2% से भी कम है। तो जीव जंतु बचे रहे, मनुष्य हम जीवित रहे, इसके लिए जल का संरक्षण, जल को बचाना जरूरी है। बच्चों, क्या आप मानव निर्मित 6 संसाधनों के नाम बता सकते हैं? ऐसे संसाधन जिसको मनुष्यों ने बनाया है। ऐसे 6 संसाधनों का नाम आपको बताना है। लिख कर बताइए, बोल कर बताइए, YouTube में आप अपना विचार देकर बताइए कि कौन सा साधन है जिसको मनुष्यों ने बनाया है। नवीकरणीय के जानने के बाद अब हम लोग जानेंगे कि अनवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं। वैसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनके भंडार सीमित हैं, लिमिटेड है, खत्म हो जाएगा। एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकरण होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। एक मनुष्य अधिक से अधिक अभी कितना जिंदा रह रहा है? 100, 120, 125, कोई। तो सोचिए कि लाखों वर्ष संसाधन बनेगा तो कितने लोग उसका उपयोग कर पाएंगे। और इसका उदाहरण है पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। तो ऐसा संसाधन जो एक बार उपयोग के बाद नष्ट हो जाता है, दोबारा फिर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। अब आइए समझते हैं चक्रीय संसाधन कौन से संसाधन है। कुछ संसाधन बच्चों ऐसे होते हैं जिनका उपयोग बार बार किया जाता है, चक्रीय संसाधन कहलाता है। जैसे जल का उपयोग होता है, वाष्प बनकर वायुमंडल में जाता है, फिर संघनित होकर फिर वर्षावन का होकर पृथ्वी पर आता है, लेकिन वो जल मनुष्यों के लिए 98% करीब ऐसे जल हैं जो उपयोग के लायक नहीं है। इसलिए जल चक्रीय संसाधन तो है, बार बार उपयोग तो किया जा सकता है, लेकिन मनुष्यों के लिए पूरा सारा का सारा जल उपयोगी नहीं है। इसलिए जो उपयोगी जल है उसका संरक्षण जरूरी है। बच्चों, घ में है वितरण के आधार पर हमने बताया था कि सर्वव्यापक संसाधन होता है और स्थानिक संसाधन होता है। तो जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे कि वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, तो यह क्या है? सर्वव्यापक संसाधन है, क्योंकि हर जगह वायु मिलता है। वैसा संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे लौह अयस्क हर जगह नहीं मिलता है, कहीं कहीं मिलता है। हमारे झारखंड में लौह अयस्क मिलता है। तांबा। पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में विभिन्नता पाई जाती है। सभी जगह प्राकृतिक संसाधन समान रूप से नहीं मिलते हैं। यह भिन्नता भूभाग, जलवायु और ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। कहीं का भूभाग कैसा है, वहाँ का जलवायु कैसा है,
ऊंचाई है, गहराई है, वहाँ का भौतिक बनावट कैसा है, इसके अनुसार ही हमें संसाधन मिलते हैं। तो सभी जगह सभी संसाधन नहीं मिलते हैं। बच्चों यहाँ देखिए इस वीडियो के अंत में कि जो सड़क जो है वो मानव निर्मित संसाधन है। रेल जो चल रही है, रेलगाड़ियाँ चल रही है, ये भी क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। तो पूर्व में आपसे मानव निर्मित संसाधनों के बारे में पूछा गया है, तो ये 2 उदाहरण आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने इस वीडियो में संसाधन के विभिन्न प्रकारों के बारे में जाना है। संभवतः आप एक बार सुने तो आपकी समझ उतनी नहीं बनेगी, आप इसको पुस्तक में बार बार पढ़िए, इन्हें कॉपी में लिखिए, लिखने का अभ्यास जारी रखिए, खेलते रहिए, खुश रहिए। और शेष भाग हम अगले वीडियो में फिर जानेंगे, तो इसके शेष भाग को अगले वीडियो में देखिए। धन्यवाद बच्चों।